तो ये बड़े स्मगलर वो तो बहुत कनेक्शन वाले होते थे, तो फिर उन्होंने बहुत ही परेशान किया, तो आखिर में डिग्रेड होके वो सूरत आ गए थे। ऐसी विक्ट्री मिली कि जो आज तक किसी को शायद ना मिली हो। अच्छा, तो भाई मेरा पैसा लेना बाकी है और आपने मान लिया। ऐसी तो डायरिया हजार घूम रही है सूरत में, तो सबका सामने एफआईआर होना चाहिए। वी आर द फर्स्ट इन गुजरात। तो उन्होंने बोला कि मेरे शेड्यूल का थोड़ा इश्यूज है, मगर मैं आऊँगा, दिस इज़ माई प्रॉमिस। ये फील्ड में मतलब ईमानदारी से काम करना टफ है। हाजिर हो। नमस्कार, वकालत.com की पॉडकास्ट सीरीज हाजिर हो में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज जनक देसाई हैं। जनक देसाई ऐसे वकील हैं जो पत्रकार बनना चाहते थे, लेकिन 2% का डिफरेंस हो गया। उनके पास पत्रकार की भी डिग्री थी और उनके पास LLB की भी डिग्री थी, और दोनों में डिफरेंस 2% का था। तो उन्होंने सोचा कि क्या करूं, मैं पत्रकार बनूं या मैं लॉयर बनूं। शायद उनकी नियति में होगा या वो चाहते थे कि वकील ही बने, तो अंत में वो वकील बने और एक जाने माने वकील बने। एक लीडिंग वकील हैं जो सूरत जिला वकील मंडल के प्रमुख रह चुके हैं, और उनके बारे में जानने जैसी बहुत सी बातें हैं। तो मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं देते हुए सीधा मैं उनसे आपको रूबरू करवाता हूँ। वेलकम सर, आपका हमारी पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, मैं ये बता रहा था थोड़ा कि आपने कैसे डिसीजन लिया कि आप वकील बनेंगे। इट वॉज इन माई माइंड। जब सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जॉब जब लिया था जी, सबसे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि पूरा जिंदगी नौकरी नहीं करना है। मतलब आप सरकारी नौकरी कर रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आई वॉज विद सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अच्छा, ऐसे दूसरे वकील है जो हमारी पॉडकास्ट सीरीज में जो पहले जतिन भाई थे। जी जी जी। तो क्या कर रहे थे सर वहाँ पे आप कॉरपोरेशन में? कंप्यूटर सेंटर में आई वॉज हैंडलिंग पेरोल, पेंशन एंड PF। अच्छा, वो कॉरपोरेशन का देख रहे थे। ओके जी। तो उस टाइम तक कुछ डिसाइडेड नहीं था? नहीं, एक्चुअली 1985-86 में ग्रेजुएशन करने के बाद जी LLB करना तो मैं चाहता था जी, मगर तब इकोनॉमिकल BC का एक माफ़ी मिलता था बैकवर्ड क्लास की इकोनॉमिकल हैसियत से। मगर उस टाइम क्या हो गया कि स्थिति कुछ ऐसी बनी कि सेकंड ईयर में ये नहीं मिल पाया, तो ऐसा तो पैसा ही नहीं था, तो छोड़ना पड़ा एजुकेशन। तो सर मतलब जो मैंने आपसे बात हुई या स्टडी किया कि आपके फादर तो सरकारी नौकरी में थे। ही वॉज इन सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स। जी, तो पैसे तो बहुत आते हैं। नहीं, मगर वो गांधी जी उसके दिमाग में थे। अच्छा। पर इट वॉज वेरी गुड थिंग फॉर मी टू कि वो संस्कार आए। जी, तो क्या सर उनके बारे में कुछ बताइए ठाकुर भाई। वो उनका काम होता था, वो कस्टम्स में तो क्या है कि उस टाइम पर वो स्मगलर का बहुत जमाना था। जैसे बड़े बड़े नाम थे। कब की बात है, कौन सी साल की? 60-70s का बात कर रहा हूँ। 60-70s। हाँ। ओके। तो वो ही वॉज एट दमन, वो जो स्पॉट होते थे जहाँ पर स्मगलिंग होता था, वहाँ उनकी जॉब रहती थी एज अ सिपाही। ओके। तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। तो ये बड़े स्मगलर वो तो बहुत कनेक्शन वाले होते थे। तो फिर उन्होंने बहुत ही परेशान किया, तो आखिर में डिग्रेड होके वो सूरत आ गए थे। तो उन्होंने शांति से फिर बखिया जो बहुत फेमस उस टाइम का, आई थिंक बहुत बड़ा स्मगलर कहा जाता दमन से। ऐसे कई लोगों के साथ वो मतलब इतने प्रैक्टिकल नहीं थे आज के जमाने के हिसाब से। जी। तो उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, तो फिर बहुत सहन करना पड़ा जी। तो फिर सूरत में शांति से नौकरी किया उन्होंने, तो इनकम वॉज वेरी लो। तो उनकी ट्रांसफर हो गई थी? फिर ट्रांसफर हो गई सूरत। अच्छा, दमन से। हाँ। फिर यहाँ आ गए। लेकिन इतनी इनकम नहीं थी कि मतलब आपको आगे पढ़ा सके। प्योर गवर्नमेंट जॉब, मतलब एकदम लो इनकम जी, कोई एक्स्ट्रा इनकम की उनको चाहत भी नहीं थी। तो इसकी वजह से वो तलंगपुर करके एक बहुत नज़दीक गांव है, वहाँ से उनके फ्रेंड ने बोला हाउसिंग बोर्ड का मकान में आप आ जाओ। तो एक रूम किचन में आ गए हाउसिंग बोर्ड सूरत में। एटलीस्ट सिटी बड़ा हो तो एजुकेशन में अच्छा रहेगा लड़के का करके। फिर सूरत आके 1 रूम किचन में जिंदगी चालू था। अभी इतना इनकम था नहीं, पेंशन के ऊपर चलता था। मदर ट्यूशन कराती थी। मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में आप 1 रूम के मकान में, मतलब 1 रूम किचन? इंडस्ट्रियल नहीं, वो ऑर्डिनरी, वो खटोदरा कॉलोनी हाउसिंग, उतना दरवाजा के पास। उतना इंडस्ट्रियल एरिया ही है। हाँ, सामने है। हाँ जी।
तो वहाँ पे आप फादर 25 ईयर्स रहा मैं। हाँ जी, वहाँ रहते थे। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो फिर आपने कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन लिया? हाँ, केपी कॉमर्स कॉलेज में। वहाँ पढ़ने के बाद फिर एलएलबी किया? एलएलबी फर्स्ट ईयर किया। अच्छा, फिर पैसा नहीं था तो छोड़ दिया। ओके। फिर जॉब होने के बाद 93-94 में मेरी बेटी के जन्म के बाद वापस पढ़ना शुरू किया। अच्छा फिर डिप्लोमा जर्नलिज्म किया पहले, फिर एलएलबी किया जी। फिर कमिश्नर राव साहब को बहुत रिक्वेस्ट किया तो फिर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ। फिर आई स्टार्टेड एडवोकेसी। अच्छा, ओके। यानी आपको शुरुआत से था तो सही कि आप ये फील्ड में जाएंगे, लेकिन मजबूरी ऐसी आई कि आपको जॉब करनी पड़ी। 100%। और फिर जॉब करने के बाद जब आप थोड़े सेटल हुए तो वापस आपने एलएलबी करना शुरू की। कौन सी एज में किया सर आपने शुरू पढ़ना वापस एलएलबी? वापस होगा 30 के बाद होगा। 30 इयर्स के बाद, हाँ जब शादी हो चुकी थी, बच्चा हो चुका? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बच्चे को लेके आप एलएलबी करने पढ़ाई करता था मैं। अच्छा बच्ची के साथ। बच्ची के साथ, ओके सर। तो और फिर शुरुआत कैसे हुई, मतलब ये लॉ के करियर शुरुआत कैसे हुई? फिर मेरे सीनियर थे हरेश नायक करके जी, वो ही वॉज प्रैक्टिसिंग इन लेबर लॉज। तो मेरे ससुर के दोस्त थे और मेरे एक दूसरे रिलेटिव के भी पहचान वाले थे, तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ आ जाओ। फिर कॉरपोरेशन के जॉब के साथ ही मैं वहाँ गया। तो वहाँ गया, फिर मेरे को लगा कि उन्होंने आरटीओ से जॉब छोड़ के वकालत चालू की थी। अच्छा, तो मेरे को भी लगा कि भाई मैं भी छोड़ सकता हूँ, तो हिम्मत करके छोड़ दिया। तो फिर उनके साथ शुरू हुआ, मगर अनफॉर्चुनेटली 2-4 साल में वो एक्सपायर्ड हो गए। ही वॉज जेम ऑफ अ पर्सन, मगर वो एक्सपायर हो गए। मेरे को लेबर लॉस करना नहीं था, तो फिर मैं एकलव्य बना और सिविल में कामगिरी शुरू की। अच्छा, ओके। तो मतलब ये बता दूं कि हमारी पॉडकास्ट सीरीज में अभी तक जितने भी लॉयर्स आए उसमें से जनरली उनकी प्रैक्टिस ज़्यादातर क्रिमिनल साइड थी। फर्स्ट हमारे साथ हैं जनक भाई हैं जो सिविल लॉ की तरफ से आए हैं। तो सर बहुत से ने कहा सही कि अभी बच्चों को जो यंग हैं उनको ये फील्ड चूज़ करना चाहिए क्योंकि इसमें अच्छी इनकम है। तो शायद ऐसा कहा कि सिविल साइड में आपके बहुत ज़्यादा इनकम है, ऐसा है? 100% है, 100% है। ये आज के बच्चों को मैं देख रहा हूँ, आपका क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है कि मेरे को ये इसमें थोड़ा बताना भी है आपको कि आज के जो बच्चे हैं उनके पास 2-3 चीज़ें ही दिखती है उनको। कुछ कंप्यूटर देखते हैं, क्या इंजीनियरिंग देखते हैं, या थोड़े होशियार लड़के हैं तो सिर्फ डॉक्टर ही देखते हैं। कॉमर्स देखने वाले बहुत कम है जो मैं देखता हूँ। कॉमर्स में अगर आप एलएलबी करते हैं, अभी तो इंटीग्रेटेड कोर्स भी है 5 साल का, तो उसके बाद इसमें वेटिंग पीरियड कम है आपको पैसे आने में। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि तुम्हारा थोड़ा इंप्रेशन बना और 1-2 केस भी अच्छा है तो एक पगार जो 10,000 होता है, या एक केस 1 लाख का होता है। तो 5-10 साल में आप बहुत अच्छी तरह सेटल हो पाएंगे यहाँ पर। जैसे वो फील्ड में इतना ये नहीं है। और उसके अलावा इसमें हमारे फील्ड में जैसे सिविल मैटर्स जो है उसके साथ मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जैसे 138 के केस बोलते हैं, जो अनपेड चेक रिटर्न के केस होते हैं। और दूसरा जो होता है दैट इज कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, वो नया एक्ट है। अगर आपका परमिशन है तो थोड़ा कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट के बारे में मैं बताना चाहूँगा। कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट जो है एकदम नया एक्ट है, 2016 में आया है और 2018 में बहुत बड़े अमेंडमेंट आए हैं उसमें। तो ये एकदम बच्चा है, जैसे नया नया जन्म हुआ है। तो अभी लोगों के पास चेक नहीं होता है और व्यापारी टेंशन में आ जाते हैं कि क्या करेंगे। मगर ये कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट इतना बढ़िया एक्ट है कि अगर आपके पास चेक नहीं है मगर आपका ट्रांजैक्शन लीगल है कॉमर्स का, तो आपका पैसा बहुत ही जल्दी रिकवर कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि ये इसमें 2-3 प्रोविज़न इतने बढ़िया है। जैसे एक प्रोविज़न बताऊं तो उसमें आप बोलते हैं ना कि सिविल केस में तो सालों लग जाते हैं, इसमें 2-3 चेक पॉइंट गवर्नमेंट ने रखे हैं, बहुत ही बढ़िया लेजिस्लेशन ने। कि सबसे पहला है कि आपको जो डिफेंडेंट है जिसके खिलाफ केस हुआ है उसको कोर्ट में आने के बाद 120 डेज में उसका रिटर्न वर्जन रखना होता है। पहले 30 डेज, उसके बाद 90 डेज मिलते हैं। मगर 120 डेज के बाद सिविल मैटर्स जो प्योर होते हैं उसमें क्या होता है, आगे भी टाइम मिलता है। मगर यहाँ पर अगर 120 डेज निकल गए तो आपका जो राइट है वो फॉरफिट होता है। ओके। आपको उसके बाद राइट मिलता ही नहीं है। ओके।
तो ये 120 डेज निकल गए तो आप डिफेंस ही नहीं कर पाओगे। और उसके अलावा एक और चेक पॉइंट है, दैट इज समरी जजमेंट, कि अगर आपका रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है तो आपका कोई बचाव नहीं है। तो सामने वाला जो कंप्लेनेंट है, जो वादी है, प्लेंटिफ, वो अगर समरी जजमेंट का अर्जी लगा देता है तो एक साथ अगर डिफेंस नहीं है तो आपके खिलाफ बहुत ही जल्दी ऑर्डर हो सकता है। ओके। तो ये प्लेंटिफ के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। सर ये जैसे टेक्सटाइल मार्केट में ये शायद बहुत सारा इशू बड़े आते हैं हमारे सूरत के अंदर। टेक्सटाइल मार्केट, डायमंड मार्केट, बड़े बड़े मार्केट सभी में, क्योंकि ये मतलब ज़्यादातर टेक्सटाइल मार्केट के बहुत से व्यापारी लोग सेटलमेंट पे ही आते हैं, सही बात, कोर्ट तक जाते नहीं हैं ऐसे। तो शायद ऐसा है कि अभी उसमें चेंज हुआ है और आप कहना चाह रहे हैं काफ़ी अवेयरनेस आ रहा है। अच्छा। ये जो कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन वाले लोग हैं उनको धीरे धीरे पता चल रहा है कि हमारे पास ये भी एक रास्ता है जी। तो बहुत नुकसान करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा 1 लाख लेना है और वो तुम्हारे पास 20% 30% में अगर कॉम्प्रोमाइज़ करवाते हैं तो जरूरी नहीं है। आप केस कीजिए, आपको पूरा 1 लाख रुपया मिलेगा। जी जी। तो ये बहुत ही बढ़िया लॉ है। सर एक बात, एक इंटरेस्टिंग किस्सा अभी हुआ था, एक केस आया था, उसके बारे में आप शायद अच्छी तरह बता पाएंगे मुझे, कि एक व्यक्ति ने फ्लैट लिया था और वो फ्लैट तो चिट्ठी पे लिख के लिया था, डायरी में पैसा, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद में वो जो जिसको पैसा देना था, जिससे खरीदा था, उसको पैसा पूरा नहीं दे पाए वो, और जो जिसका फ्लैट था उसने पुलिस में कंप्लेन कर दिया। कोई लिखित कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने पुलिस में वो डायरी के ऊपर ही एफआईआर कर दिया और पुलिस ने एफआईआर ले भी ली। तो ये कैसे हो सकता है? नहीं, इसमें पुलिस में क्या है, पुलिस को देखना है कि अगर चीटिंग है तो पुलिस को क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से देखना होता है। नहीं, लेकिन कोई एविडेंस तो है नहीं, तो डायरी पे लिखा डायरी पे उसके हैंड राइटिंग है ना। अच्छा, अब पुलिस वो चेक कर सकती है ना। ओके। हाँ, उसने चीटिंग किया है कि नहीं किया है, पुलिस को इतना पैरामीटर देखना है। अच्छा, ओके। तो मतलब ये क्रिमिनल केस में आ जाता है? सिविल हाँ, क्रिमिनल सिविल कोर्ट में ये चीज बहुत ही दिक्कत करती है जी, क्योंकि सिविल कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखती है। हमने ये पूछा भी था पीआई को कि सर ये आपने इसने बोला कि भाई मेरा पैसा लेना बाकी है और आपने मान लिया, ऐसी तो डायरिया 1000 घूम रही है सूरत में, तो सबका सामने एफआईआर होना चाहिए। तो बोले नहीं, वो कर सकते हैं। उन्होंने ज्यादा टेक्निकली बात नहीं बताई, लेकिन आपने पुलिस मशीनरी जब आती है ना, तब कैमरे के सामने ज्यादा मैं बोल नहीं सकता जी, कि वहाँ काफी चीजें होती है जी, आप जी, जानते हैं। हाँ जी 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 जानते। लेकिन एक टेक्निकल आपने बात जो बताई कि वो शायद उनके सपोर्ट में है कि हैंडराइटिंग साइन की हो डायरी पे ऊपर, तो वो शायद, पर वो लीगल डॉक्यूमेंट गिना जाएगा कोर्ट में? कोर्ट में तो नहीं गिना जाएगा, नहीं गिना जाएगा, जरा भी नहीं। तो वो नहीं, जैसे सिविल मैटर आपको करना है और अगर आपको ये पैसा आपका रिकवर करना है तो यू नीड कॉन्ट्रैक्ट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसके अलावा तो पॉसिबल ही नहीं। तो मतलब वो खाली पुलिस डराने के लिए केस ये कर सकती है, हाँ कर सकती है। या चीटिंग का पुलिस के पास कुछ और एविडेंस है तो पुलिस वो केस कर सकती है आगे। नहीं, ऐसा कोई एविडेंस ही नहीं था। हाँ, हमने पूछा भी सही, ऐसा कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन वो बोला हम कर सकते हैं। तो सर और कोई केसेस जो आपके बहुत यादगार केसेस हो ऐसे, एक दो हमको बताइए कि। हाँ जी, एक जैसे आपको पता है बड़ौदा रेवन कॉरपोरेशन बीआरसी, अभी बीआरसी जो है वो बहुत ही शुरुआत में, शायद 2010-15 के बीच की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर। बीआरसी के पास से पैसा लेना वो दिक्कत वाला काम है, क्योंकि वो पूरी कॉरपोरेशन ही तकलीफ में है। तो उसके पास से मेरे क्लाइंट थे, उनको 60-70 लाख लेने थे और उनके पास उनके चेक थे, तो वो रबारी साहब करके जज थे। तो मैंने वो केस जो कोर्ट में दाखिल किया तो उन्होंने बोला कि ये पैसा रिकवर आने का चांस बहुत कम है, मगर मैंने एक दो चीज़ उसमें देखी कि इसमें गायकवाड़ फैमिली है और रिटायर्ड कर्नल वगैरह है, मतलब बड़ौदा के जो राजा है बड़ौदा रेवन कॉर्पोरेशन तो उनका ही है। हाँ, तो रिकॉर्ड पर जो डायरेक्टर्स हैं वो तो वो लोग हैं। हाँ, जैसे शायद संग्राम सिंह की माता जी या कोई, मतलब उनके बड़े लोग सब गायकवाड़ फैमिली से। तो जैसे ही समन्स उनके पास गए तो वो तो कोर्ट में आते नहीं थे, उनके लॉयर आते थे। तो वहाँ रबारी साहब ने बोला कि भाई ये कोर्ट है,
और कोर्ट में राजा रंग सब दोनों सेम है, तो आना तो पड़ेगा ही उनको। तो जैसे ये प्रेशर इतना ज़बरदस्त बिल्ड हुआ, तो वो केस में मेरे को बहुत ही इनिशियल स्टेज में ये प्रेशर की वजह से रिजल्ट मिला, कोर्ट की स्ट्रिक्ट अप्रोच की वजह से। तो मतलब लोगों को भी नवाई लगा, मैंने पेपर आउट भी करवाया कि भाई बीआरसी से 60 लाख रिकवर किए। मतलब बड़ौदा के राजा से पैसे लिए। हाँ, तो मेरे लिए इट वाज वेरी लैंडमार्क केस फॉर मी, और वो भी इनिशियल स्टेज में। जी। और दूसरे केसेस में बहुत ही शुरू की कैरियर में जो लड़ा था, वो बहुत सूरत के बड़े लॉयर JR गांधी साहब के सामने लड़ा था जी। और उसमें भी करोड़ों की ज़मीन थी, तो उसमें भी करीबन ढोलरिया साहब थे हमारे, उन्होंने वो एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन में बोला कि विदिन 4 मंथ्स इसको ख़त्म कीजिए। तो पिंटो मैडम करके जज थे, तो बहुत ही एग्रेसिव फाइटिंग करके उसमें भी करीबन 4 महीने में आई गॉट डिक्री जी। तो ऐसे काफ़ी केसेस है। अभी कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट में मैंने सूरत के इतिहास में शायद पहली बार होगा कि 8 से 10 महीने में, एक केस में 8 से 10 महीने में मैंने जजमेंट लिया 1.5 करोड़ रुपए का। और दूसरे एक केस में 1.5 साल में जजमेंट लिया। तो मतलब बहुत ही जल्दी जजमेंट ऐसे लिए हैं हमने। तो ऐसे केसेस हमको बहुत ही अच्छे लगते हैं और पब्लिक के लिए भी अच्छा है कि जल्दी पैसे आते हैं। जी, तो ये मतलब ऐसा कह सकते हैं क्या जो क्रिमिनल केसेस हैं उससे कंपैरिजन में जो आपके जो सिविल के केसेस हैं वो फास्ट चलते हैं? ऐसा कंपैरिजन में फास्ट चलते हैं ऐसा नहीं बोल सकते, मगर पहले की तरह अभी नहीं है जी। जैसे पब्लिक के दिमाग में क्या है कि भाई एक बार केस डालो तो सालों निकल जाते हैं, ऐसे नहीं है। 8 महीने में 10 महीने में आई गॉट डिक्री 1.5 करोड़ रुपए के, नॉर्मल अमाउंट नहीं है जी। तो अभी पहले जैसा नहीं है। जी। और सर आप मतलब आपके वकीलात करने के साथ में आप मतलब वकील मंडल में और उसमें भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं और प्रमुख रहे हैं जिला वकील मंडल के, तो सर उसमें कुछ आपने इनोवेशन किया 2016 में। हाँ जी। कि जो नई टेक्नोलॉजी आई उसको आपने एडॉप्ट करवाया। शायद अब कोर्ट्स के अंदर लाइव बता रहे हैं या लाइव कोर्ट्स हो रही है आफ्टर कोरोना के बाद शायद ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन उसके पहले 2016 में शायद इसकी एक्सेप्टेंस कम होगी। सही बात जब आपके पास बहुत ये भी अच्छा सवाल है क्योंकि मेरा तो फेवरेट टॉपिक है ये, क्योंकि सूरत जिला वकील मंडल में क्या होता है, हमारे एसोसिएशन में प्रेसिडेंट बनना इट्स अ वेरी बिग थिंग। और 8000 एडवोकेट्स का ये एसोसिएशन है नियरली। अच्छा। तो अभी 8000 में से करीबन 1-2 हज़ार तो सीनियर है जी। और सब इतने बड़े लोग हैं और उसके सामने 2016 में मैं तो कुछ भी नहीं था जी। मगर मेरे को 2015 में एक अपॉर्चुनिटी मिला, हमारा ये लॉ डायरेक्टरी बना था, तो वो डायरेक्टरी बनने में टाइम कम था और एक्टिंग चीफ जस्टिस आने वाले थे जी। तो किसी ने बोला कि जनक भाई इसमें मेहनत करके कर सकते हैं इमरजेंसी में कुछ, क्योंकि वो मैंने उनको पता है कि मेरा प्रिंटिंग प्रेस हुआ करता था एक ज़माने में। अच्छा। तो भाई प्रूफ रीडिंग वगैरह में भी मैं फास्ट हूँ वगैरह। तो फिर मैंने वो प्रोजेक्ट हाथ पर लिया और विदिन 4 मंथ्स हमने ये कंप्लीट कर दिया। तो चीफ एक्टिंग जज साहब थे गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जयंत भाई पटेल, उनके जरिए मेरा सम्मान हुआ था। तो लोगों के नज़र में मैं थोड़ा आया। 16 में लोगों ने बोला आप प्रेसिडेंट बनिए। अच्छा। और लोगों का ऐसा स्थिति था कि लोगों ने ऐसा ही बताया कि आप करिए, तो मैं तो हिम्मत करके आगे बढ़ गया। तो नसीब से और लोगों के प्रेम से वो ऐसी विक्ट्री मिली कि जो आज तक किसी को शायद ना मिली हो। अच्छा। मार्जिन बहुत ही बड़ा था, करीबन मेरे को पता है 700-800 वोट्स के मार्जिन से मैं जीता था। अच्छा। तो इट इज कितने का वोटिंग हुआ था सर? करीबन 2000 या 2500 ऐसा कुछ, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है। अच्छा। मतलब वो बहुत काफी बहुत बड़ी विक्ट्री, 40% वोट आपको मार्जिन था। हाँ, बड़ी विक्ट्री थी, बड़ी विक्ट्री थी जी। तो वो उसके बाद आपने उसके बाद ये मेरा बनने का उसके पीछे मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मैं किसी को दिखा दूं कि मैं प्रेसिडेंट बन गया। मेरे दिमाग में 2-3 चीजें बहुत ही क्लियर थी। एक तो हमारे एसोसिएशन का वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन मेरे को डिजाइन करना था, और दूसरी थोड़ा फंड रेज करना
करना था एसोसिएशन के लिए, और तीसरा मेरे दिमाग में था कि हमारी कोर्ट की जो जगह है उसका बहुत सीरियस इश्यू सालों से है, बहुत ही कम जगह है और वी आर फेसिंग सो मेनी चैलेंजेस। तो कोर्ट के बाजू में एक नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी की जगह हुआ करती थी, तो मेरे को लगा मैं थोड़ा एफर्ट डालूंगा पॉलिटिशियन के जरिए वगैरह, तो ये शायद जगह मिल जाए। और वहाँ कलेक्टर भी महेंद्र भाई पटेल करके उस टाइम बहुत ही अच्छे थे, तो इसीलिए मैंने ये किया। और उसमें मेरे को चीफ जस्टिस साहब को सूरत एक बार बुलाना था सेमिनार करके। तो हमारे उस टाइम में जज हुआ करते थे डिस्ट्रिक्ट जज गोपी मैडम, अभी तो वो गुजरात हाई कोर्ट में जस्टिस है। तो गोपी मैडम ने मेरे को बताया कि जनक भाई ये चीफ जस्टिस को बुलाना इतना आसान नहीं है, और ये सेमिनार करना मतलब खर्चे वाला, हमारे यहाँ सेमिनार करना मतलब उसके साथ लंच होता है या डिनर होता है और पूरा प्रोग्राम होता है, तो 10-20 लाख का खर्चा हो जाता है। मैंने बोला कुछ भी हो जाए मैं करूँगा, तो मैंने एज अ चैलेंज लिया। तो गोपी मैडम ने बोला कि बहुत टफ है। मैंने बोला मैडम मेरे ऊपर छोड़िए, मैं रेड्डी साहब को बुलाऊंगा, दिस इज़ माय प्रॉमिस। तो मैंने हिम्मत करके ये किया, और हैप्पी होम ने मेरे को बहुत बड़ा अमाउंट दिया, ये स्पॉन्सर किया उन्होंने पूरा इवेंट। तो रेड्डी साहब को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जैसे ही दिखाया और बोला कि वी आर द फर्स्ट इन गुजरात, तो उन्होंने बोला कि मेरे शेड्यूल का थोड़ा इश्यूज है मगर मैं आऊँगा, दिस इज़ माय प्रॉमिस। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात रेड्डी साहब, तो उन्होंने बोला मैं आऊँगा। तो ये उनका मैं आऊँगा ऐसा बोलना बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए, क्योंकि पूरा गुजरात उनको संभालना होता है, इट्स नॉट इजी, और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क उनका इतना होता है। तो फिर वो आए और हमने एक बहुत बड़ा 2 दिन का सेमिनार किया, और वेबसाइट भी लॉन्च की और मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की। तो आज लॉयर्स को ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम में आती है, और एडवोकेट का आपको एक नाम मिला, एक क्लिक करो और उसको फ़ोन चला जाता है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। मतलब 8 साल पहले जब अभी शायद ऐसा है कि अभी ये डिजिटल का युग आया है, कोरोना के बाद में बहुत ज़्यादा ही बढ़ा है, लेकिन ये आपने 8 साल पहले इस चीज़ को समझा था और उसको इम्प्लीमेंट करवाया। तो सर और क्या आया है आपके फील्ड में, जो टेक्नोलॉजी कहाँ तक यूज़ हो रही है? अभी बहुत ही अच्छी तरह से ये मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ हो रहा है हमारे यहाँ। और दूसरा, जैसे ये वकालत.com के साथ टाइप किया, उसके बाद जैसे अर्पित भाई वगैरह ने भी बहुत मेहनत किया, और अभी नए जो भी प्रेसिडेंट आते हैं वो भी इसको आगे ले जाने के लिए, उसको एकदम परफेक्ट बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और एक चीज़ उसमें है जो मेरे को खलती है हमेशा, अर्पित भाई से भी मैं बात करता हूँ, हमारे प्रमुख से भी बात करता हूँ, कि मेरा बनाने के पीछे जो मकसद था फंड रेजिंग का था। आप इसमें अगर 10 एडवर्टाइजमेंट लाते हैं अच्छी कंपनी से, जैसे मेरे को हैप्पी होम ने 5 लाख रुपीस दिए थे 3 साल के लिए, तो एडवर्टाइजमेंट में इतना बड़ा इसमें चांस है, तो 1 लाख का 10 एडवर्टाइजमेंट आप लाएंगे तो आपको 10 लाख रुपया मिल जाएगा। मगर ये मेहनत नहीं हो रहा है, वो मेरे को ये थोड़ा तकलीफ देता है। हो सकता है, बहुत इजीली हो सकता है जी। हम आशा रखते हैं कि होगा अभी। सर आपने एक बुक भी लिखा है। हाँ जी, मतलब आप हैं वकील, लेकिन आपने डॉक्टरों के लिए एक बुक लिखी है, उसके बारे में कुछ बताइए। ये शुरू में जैसे मैं वकालत में आया ना, तो मेरा स्पेशल इंटरेस्ट हुआ करता था कंज्यूमर केसेस। तो कंज्यूमर केसेस में मेरे को बहुत ही इंटरेस्ट आता था, और मेडिकल नेग्लिजेंसी के जो केसेस मैं देखता था तो उसमें मेरे को बहुत ही इंटरेस्ट आया। तो मैं इसमें डीप में गया, तो मेरे को लगा कि डॉक्टरों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और लीगल कई चीज़ ऐसी है कि जो उनको पता होना जरूरी है उनके प्रोफेशन में। तो इसीलिए मैंने ये बुक डिज़ाइन किया, मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो वो बुक भी बहुत ही अच्छी तरीके से उसका पब्लिकेशन हुआ, और बहुत ही डॉक्टरों ने उनका लाभ भी लिया, और अभी भी लोग लाभ ले रहे हैं उसका। तो वो क्या है सर उस बुक में? वैसे वो मेडिकल प्रैक्टिशनर को डू एंड डोंट्स उसमें बताया है कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, आपके कौन से सेफगार्ड्स है, लॉ आपको कैसे कैसे मदद करता है, कौन से लैंडमार्क जजमेंट है आपकी फेवर में, वो सब उसमें है। तो वो ये कौन सी भाषा में है? ये गुजराती, प्योर गुजराती में है। अच्छा, ओके। तो सर ने डॉक्टरों के लिए ये एक पुस्तक लिखा है, वैसे गुजराती में है। हाँ, तबीबी व्यवसाय और ग्राहक सुरक्षा अधिनियम। ओके। आपके बारे में ये है कि आप कविता भी लिखते हैं। हाँ जी, आपने किताब तो लिखी है, लेखक तो हैं, और कविता भी लिखते हैं। तो क्या आप रेगुलर लिखते हैं, मतलब स्टेज पे जाके,
कवियों के साथ में या ऐसे शौक से लिखते हैं? नहीं, शौक से ही लिखता हूँ, मगर जैसे अभी तो ये वकालत फील्ड ऐसा है कि तुमको कई चीज़ों से दूर कर देता है। जी। फैमिली से दूर करता है, तुम्हारे शौक से दूर करता है। जी। तो इसमें इतना टाइम जाता है। तो अभी ये स्थिति हो गई कि लिख तो पाते हैं, मगर कवि सम्मेलन वगैरह इतना एक्टिवली नहीं कर पाते। एक जमाना हुआ करता था, जैसे भगवती कुमार शर्मा जी, रईस मनियार, मुकुल चौकसी वगैरह के, मुकुल भाई के पिताजी, सबके साथ, नयन भाई देसाई, सबके साथ मैंने युवा कवि सम्मेलन किया था। अच्छा। एंड आई वाज द चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ दैट युवा कवि सम्मेलन। अच्छा। और भगवती कुमार शर्मा को हमने वहाँ सिर्फ गेस्ट की हैसियत से बुलाया था। ओके। वो बोले कि मैं 1 घंटा तक रुकूंगा। उनको जब हम इनविटेशन देने गए तो उन्होंने बताया कि ये जीवन भारती रंग भवन तो 1000 आदमी का है और कवि सम्मेलन में इतना बड़ा हॉल नहीं कर सकते। अच्छा। मैंने बोला साहब, बाहर भी खड़ा रहने का जगह नहीं मिलेगा, मैं ऐसा करूंगा। और लिटरली मैंने ऐसा किया। अच्छा। और भगवती काका ने स्टेज से मेरे को बताया कि मैं एक जनक भाई के पास से प्रॉमिस लेना चाहता हूँ कि युवा कवि सम्मेलन तो मैं 3 घंटे आज देखूंगा, मगर फ्यूचर में उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि एक युवा और वृद्ध दोनों का कवि सम्मेलन करे। मतलब भगवती कुमार शर्मा बहुत बड़े कवि थे, गुजराती, गुजराती के बहुत बड़े। तो सर आप गुजराती में लिखते हैं या हिंदी में लिखते हैं? गुजराती में लिखते हैं। 1-2 लाइन कोई अच्छी सी सुना सकते हैं क्या? कि जो ये मैंने है ना, मेरे को गुजरात लेवल पर एक आई स्टूड सेकंड, मेरे को एक प्राइज मिला था। वो मैंने कविता लिखी थी, गुजराती में ही बताऊंगा, જોઈએ છે, વોન્ટેડ मतलब જોઈએ છે। अच्छा जी। સિંગડા વાળા સત્તાધારીઓ जी ને પૂંછડી વાળા પાટલી બદલુઓનો છે રાફડો છે જ્યાં। जी। સિંગડા વાળા સત્તાધારી ને પૂંછડી વાળા પાટલી બદલુઓનો રાફડો છે જ્યાં, ત્યાં પ્રજાને જોઈએ છે એક સ્વચ્છ નાયક। ओके। શું પોરબંદરના દરિયા કિનારેથી કોક અંગ્રેજ પાછો એકાદ બાપુને શોધી લાવશે? वाह वाह सर, बहुत अच्छा है। उसमें मेरे को प्राइज मिला था। अच्छा। और अभी अभी मैंने बहुत लिखा था, बहुत ही नज़दीक के टाइम में। जी। तो वो मेरे को बहुत ही पसंद आया, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अणगमो, एनु नाम है अणगमो, એટલે जो आपको अच्छा नहीं लगता, अणगमो। મને ન ગમતું હંધુએ એટલે કે બધું, મને ન ગમતું હંધુએ તને ખૂબ ગમે છે ને, મને ન ગમતું હંધુએ તને ખૂબ ગમે છે ને, તો લે કરવા, હવે હું જ મને નથી ગમતો, अब तू कहाँ जाएगी? तो शायद सबको समझ में नहीं आएगी, लेकिन गुजराती हिंदी वैसे सिमिलर है। तो सर ये जैसे आपसे बातचीत में एक ये पता चला कि आपने बहुत जगह लीडरशिप किया है। जैसे आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी आप एज ए एडवाइजर हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का एडवाइजर हूं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के एडवाइजर हैं कि वो चाहते हैं कि आप बताएं एज ए सिटीजन कि ऐसे ही आप कोई योगानंद ट्रस्ट है आपके तलंगपुर का, उस ट्रस्ट के अंदर भी एक्टिव हैं, और यूनिवर्सिटी के अंदर वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी जो साउथ गुजरात की, उसमें भी फेक डिग्री की जो कमेटी है उसके अंदर है। तो सर क्या ये इतना सारा देखने के बाद और जो आपकी कविता है उसमें भी ऐसा लग रहा है तो कि क्या शायद आप नेता बनना चाहते हैं फ्यूचर में? नेता तो है ही, लेकिन रियल में पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ऐसा कुछ आपके मन में थोड़ा कुछ है? ये मेरे है ना वीएचपी के और गवर्नमेंट के बहुत ही अपर पोस्ट पर दोस्त हैं मेरे, बहुत ही नसीब से क्लोज दोस्त। वो मेरे को हमेशा बोलते हैं कि तुमको एक बड़ा इलेक्शन लड़ना चाहिए, हम लड़वाएंगे। जी। मैंने बोला ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हद में और मेरे एसोसिएशन तक सीमित है। तो फिर भी देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। आई पर्सनली ऑलवेज थिंक एंड आई बिलीव कि अच्छे आदमी अगर आप मानते हैं अपने आप को और आप कहीं कुछ क्रिएटिव कर पाते हैं तो आपको ये फील्ड में भी जाना ही चाहिए। जी, मैं इसीलिए बोल रहा था कि ये पूछने का मेरे पीछे का इरादा यही था कि आपकी पूरी जो लाइफ है उसमें जो वैल्यूज हैं, मोरालिटी है, वैल्यूज हैं, इसका बहुत रोल रहा है ऐसा दिख रहा है आपके फादर के टाइम से कि उन्होंने मतलब कॉम्प्रोमाइज करने की जगह सूरत आना, दमन छोड़ के वो चुना, और आपकी पूरी लाइफ के अंदर ये वैल्यू सिस्टम साथ साथ चली है। जबकि वकालत में ऐसा माना जाता है कि वैल्यूज कोई मायने नहीं रखते हैं। तो अगर ऐसे जो जिन्होंने
मतलब मोर और लेस अपनी लाइफ में वैल्यू सिस्टम को पकड़ के रखा है। ऐसे लोग अगर पॉलिटिक्स में आते हैं तो अच्छा रहता है। लेकिन सर ये टफ होता है क्या? इतना टफ नहीं है, मगर फिर भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जैसे मैं सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ज्वाइन हुआ तो आई वॉज इन फाइल एरिया डिपार्टमेंट, और फाइल एरिया डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे विजय पाठक। आपने शायद नाम सुना होगा, नीता सातबाई मर्डर केस में उनका नाम था। अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपायर हो गए। मैं उनके बारे में कुछ बताना नहीं चाहूँगा, मगर वो वहाँ स्थिति ऐसी थी कि फाइल एरिया डिपार्टमेंट में जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो कॉन्ट्रैक्टर के पास से तुमको पैसे लेके गलत करना पड़ता था। मैंने बोला ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, कुछ भी हो जाए। तो मेरा विजय भाई के साथ 2-3 बार बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ। जैसे शरद कांटावाला, नीताबेन सातबाई खुद रात को मेरे घर आए थे कि भाई ये इसमें क्या क्या होता है मेरे को दिखाने चलो। तो मैंने पूरा दिखा दिया। कुछ हुआ तो नहीं था मेरी जब तक मैं था, मगर उनको सब मैंने दिखाया। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये फील्ड में मतलब ईमानदारी से काम करना टफ है, फिर भी मैं कर पाया। जैसे कंप्यूटर सेंटर में गया तो पेरोल, पेंशन, पीएफ में कुछ ऐसा नहीं आता था, तो मैंने एंजॉय किया मेरी सर्विस। और जब वकालत में आया तो मेरे को लोगों ने हंसते हंसते बताया कि जैसे मैं जो जिंदगी जी रहा था उनको पता था। जैसे विजय भाई मेरे को बोलते थे, विजय पाठक, कि गांधी जी भूखे मर सो, आम जीव सो। तो मैंने बोला मेरे को ऐसे ही जीना है, मेरे डैडी ने भी ऐसे ही जिया है, और मैं मतलब गुजराती के वट्ठी जीवा देसाई तरीके, तो फिर ऐसे ही मैं जिया हूँ। तो वैसे वकालत में आया तभी लोगों को ऐसा लगता था कि ये कैसे कर पाएगा, मगर वकालत में क्या है, लोगों को ये बहुत ही गलत इंप्रेशन है विक्रांत भाई, बहुत ही गलत, कि यहाँ गलत करना ही पड़ता है। जरूरी नहीं है, जराक भी नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि 1 रुपये का भी गलत काम किए बिना आप पूरी वकालत करोड़ों रुपया कमा सकते हैं करके, कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप दस्तावेज करो, दस्तावेज का रेवेन्यू का काम करो, सिर्फ दस्तावेज करो, तो दस्तावेज में 1 महीने में आप 25-50 हज़ार आराम से कमा सकते हैं। जैसे सिविल केसेस लड़ो, अच्छे केसेस लड़ो, जैसे नेगोशिएबल के केस, आपको कहाँ गलत करना है, तो पॉसिबल है। जरूरी नहीं है कि लोगों के दिमाग में एक इंप्रेशन है कि भाई गलत करना होता है। या मैंने देखा है, मैंने आज तक ऑनेस्ट टू गॉड कुछ गलत नहीं किया, और ये पॉसिबल है। मतलब कुछ झूठ बोलना पड़ता है या अर्ध सत्य बोलना पड़ता है, वो ऐसा इट्स अ पार्ट ऑफ जैसे क्लाइंट की फेवर में कभी कभी हमको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। गलत नहीं करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है उनको जिताने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए। जी जी, तो दैट इज देयर। तो सर ये मतलब आप क्या सजेस्ट करेंगे आपके अनुभव से कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है, कोई भी यंग लॉयर है या लॉयर स्टूडेंट है, तो वो उसको कैसे डील करे? अगर आई गई है सिचुएशन कि आपको कुछ करना ही है, तो उसको कैसे डील करें? नहीं, उसको संभाल के काम करना है, बस अपने आप से बात करके काम करना है जी। अपनी अंदर की आवाज तो आती है। आपकी क्या प्रोसेस होती है अगर ऐसी कभी सिचुएशन क्रिएट होती है नहीं, मैं आपको गलत करना ही है या गलत बोलना ही है, तो उस टाइम आप कैसे डील करते हैं? नहीं, वो प्लान करके करते हैं। अभी जैसे गुजराती में मुत्सद्दीगिरी जी, डिप्लोमेटिक वे में कुछ करना पड़ता है, दैट वी कैन जी। नहीं, लेकिन आपको नहीं करना है। हाँ, लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई है, तो आप उससे कैसे बाहर आते हैं? आप अपने आप को डील कैसे करते हैं? वही मैं बोलता हूँ ना कि थोड़ा डिप्लोमेटिक वे में उसमें से बाहर निकलना पड़ता है जी। हाँ, कि भाई कुछ गलत भी नहीं करो, कुछ सही भी करो, और प्लान करके निकल जाओ जी। हाँ जी। होता है, पॉसिबल है, इट्स नॉट टफ जॉब जी, अनुभव से आ जाता है वो जी। नहीं, लेकिन गलत तो नहीं करना है, गलत नहीं करना है, गलत नहीं, मतलब जो कायदा है, जो रूल है, उससे बाहर जाके कुछ भी नहीं करना, उसके बाद नहीं जाना जी। लेकिन जो इंटरप्रिटेशन है उसमें आप उसके हिसाब से आप तुम कर सकते हो जी, 100% जी। और तो सर अभी वही मैं इस नोट पे ख़त्म करना चाहता हूँ कि आप फ्यूचर में अपने लीडरशिप रोल्स बहुत सारे किए, अलग अलग विषयों में, अलग अलग सेक्टर्स में लीडरशिप दी है, और अब शायद पॉलिटिकल लीडरशिप भी आप दें, ऐसी शुभेच्छाएं। शहर को एक अच्छे नेता मिलेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाजिर हो